जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में। देखिए ये पेज नंबर जो आपका होमवर्क सीरीज का है, पेज नंबर 96 से लेकर 100 तक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये 96 और 100 के बीच में आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी पढ़े थे, वो कंप्लीट हो गया। आप पर्यावरण एवं जैव विविधता को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, आप लोगों की डिमांड पे आप लोग ने कमेंट, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि प्लीज़ आप वीडियो ना सेम डे अपलोड कीजिए। मतलब क्या, आज अगर होमवर्क मिला है तो आज ही, आज 19 तारीख को अगर होमवर्क मिला है तो आज ही आप लोग के लिए वीडियो अपलोड चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग के लिए डिमांड पे मैं आज ही वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज़, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग के लिए डिमांड पे मैं आज ही इसको सेम डे में वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, आज का होमवर्क है पेज नंबर 96 लेके 100 तक हम लोग पेज नंबर को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि विश्व का पहला एशियाई राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। देखिएगा, सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो याद किसने किया? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और इसकी स्थापना महाराजागंज जिले में कैंपियरगंज रेंज में की गई। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो महाराजागंज जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह एशियाई गिद्ध मतलब कि राजगिद्ध यानी कि लाल सिर वाले गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। तो क्वेश्चन आएगा किस गिद्ध के लिए? तो लाल सिर वाले गिद्ध है जो एशियाई राजगिद्ध के लिए विश्व का पहला क्या संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य और सुनिश्चित करना, और केंद्र का नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है। एशियाई राजगिद्ध के बारे में देखिए, एशियाई राजगिद्ध पहले पूरे भारत में पाए जाते थे। देखिए डाइक्लोफेनॉक, ये एक मेडिसिन है। डाइक्लोफेनॉक दवा के कारण इन पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट है। ये जो मरे हुए मांस को खाते थे, जिसमें डाइक्लोफेनॉक मेडिसिन उसको दिया जाता था, उसके कारण क्या होता था कि ये जो गिद्ध खाते थे, इनकी संख्या क्या हो गई? धीरे धीरे कमती गई। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के सूचीबद्ध किया गया है। तो याद रखिएगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया था। देखिए हसदेव अरण्य वन, ये देखिए ये छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन में कोयले के खनन के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीण और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हसदेव अरण्य वन ये किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना, ये कोयले के खनन के लिए, पेड़ों की कटाई के लिए विरोध, इसको क्या हुआ था? इसके वहाँ के ग्रामीण और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2021 में कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार इस क्षेत्र में 40 कोल ब्लॉक रिजर्व के अंदर 31 और आसपास 9 के आवंटन को रद्द कर दिया गया था। वर्तमान विवाद इस अधिसूचना को दरकिनार करते हुए सरकार द्वारा खनन गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने की उपजह है। ध्यान रखिएगा कि हसदेव अरण्य के बारे में सुनिएगा, वन के बारे में। देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अनुसार हसदेव अरण्य वन मध्य भारत के सबसे बड़ा अखंडित वन है। तो क्वेश्चन आएगा कि मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित वन कौन है? तो हसदेव अरण्य वन जो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। लगभग याद रखिएगा, लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ। कितने क्षेत्र में? तो 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ये वन। भारतीय वन्यजीव संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समुदायों की वार्षिक आय का लगभग 60 से 70% हिस्सा वन आधारित संसाधनों से आता है। मतलब क्या कि वहाँ के जो लोग रहते हैं ना छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे जहाँ पे वन है वो लगभग 60 से 70% जो इनको जो संसाधन इसी से आता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वार्षिक आय जो आता है 60 से 70% यही से आया था। तो देखिएगा, हसदेव अरण्य जंगल में गोंड, उड़ाव और अन्य जनजाति के 10,000 लोग निवास करते। तो क्वेश्चन आएगा कि हसदेव अरण्य में कौन से जनजाति के लोग निवास करते? तो गोंड और उड़ाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि इस वन को छत्तीसगढ़ के फेफड़े, क्वेश्चन आएगा कि हसदेव अरण्य को क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के फेफड़ा को किसके नाम से जाना जाता है? तो हसदेव अरण्य के जंगल के नाम को जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के फेफड़े के नाम से। ठीक है, जाना जाता है। और जिसमें जैव विविधता के प्रचुर भंडार एवं जिसमें प्राचीन प्राचीन साल और सागौन का जंगल भी शामिल है। अब देखिए वैश्विक परिस्थितियों तंत्र एटलस, 22 अक्टूबर 2024 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन, याद रखिए कितना कैमा 16वें सम्मेलन में वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र एटलस लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा COP16 के तहत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यह एक वैश्विक परिस्थिति प्रणाली को मानचित्रण एवं निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने वाला अपनी तरह का पहला उपकरण है। देखिए वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र एटलस के बारे में देखिए, ग्रुप ऑन बर्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। उद्देश्य है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणालियों को समझने और उनकी सुरक्षा करने के हमारे
तरीकों में बदलाव करना। महत्व देखिए तो ये विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जोखिमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अब देखिए उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र पुर्तगाल के अजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा ने समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उत्तरी अटलांटिक के सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र का निर्माण की मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा कि अजोरस द्वीप कहाँ है, तो पुर्तगाल में है। देखिए इसका उद्देश्य है कि वैश्विक समझौते के तहत वर्ष 2030 तक सभी पृथ्वी को 30% भूमि और समुद्र के संरक्षित करने में के संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो कब 2030 तक कितना परसेंट, 30% भूमि, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि ओजोरस द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में 9 द्वीपों का एक समूह। तो क्वेश्चन आएगा कि ओजोरस द्वीप समूह ये किस अटलांटिक में है, तो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में है, जो 9 द्वीपों का एक समूह ओजोरस द्वीप समूह कहा जाता है। और यह ज्वालामुखी द्वीप है जो ओजोरस पठार से उत्पन्न हुए हैं। तो याद रखिएगा कि ये किस पठार से उत्पन्न हुई है, तो ओजोरस पठार से, और ये एक प्रकार की ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ से तो क्वेश्चन 100% बनेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 सुनिएगा। सितंबर 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 प्रदान किया है। अब सुनिएगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट पुरस्कार 2024 के बारे में। देखिएगा ये 2024 के जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्रदान किया गया। देखिए प्रथम कौन है, श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या सूरत को मिला है स्वच्छ वायु प्रदर्शन सूचकांक में। टॉप पे सूरत है, जबलपुर है और आगरा है, तो टॉप वाला याद रखिएगा सूरत। श्रेणी 2 में देखिए जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच में है फिरोजाबाद, ठीक है, अमरावती, झांसी, फिरोजाबाद याद रखिएगा। श्रेणी 3 में क्या है कि 3 लाख से कम जनसंख्या है, रायबरेली, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हर साल नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को जागरूकता बढ़ाने के और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई और सुविधाजनक बनाने के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स क्या कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 7 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई थी, 2019 में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरों में शहर कार्य योजना और वायु गुणवत्ता के तहत अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के आधार पर शहरों को रैंक करने की एक पहल है। अब देखिए विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024। देखिए कृषि जुलाई 2024 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया था। क्वेश्चन आएगा कि ये किसके द्वारा जारी किया गया था, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसको जारी किया गया द्विवार्षिक। देखिए ये विश्व वन स्थिति ना 2 वर्ष पे जारी होता है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए इसका रिपोर्ट क्या है कि भारत क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष देश कौन है। देखिए चाइना में 19.37 लाख हेक्टेयर ये वृद्धि किया है, ऑस्ट्रेलिया में 4.46 लाख हेक्टेयर ये वृद्धि किया है, और भारत में 2.66 लाख हेक्टेयर क्या हुआ है कि वन में वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, तो चाइना में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले अन्य शीर्ष वाले क्रमशः चिली हो गया, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया, यहाँ पे वन वृद्धि हुआ है। अब देखिए भारत की नई राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से बंजर भूमि को बहाल करने और कृषि वानिकी का विस्तार करने के प्रयासों की प्रशंसा भी की गई है। अब देखिए निर्वनीकरण के उल्लेखनीय में गिरावट, सुनिएगा ध्यान से। इस वर्ष की रिपोर्ट में देशों द्वारा वनों की कटाई उल्लेखनीय कमी पर प्रकाश डाला गया। देखिए इंडोनेशिया में 2021 से 2022 तक वनों की कटाई में 8.4% की कमी आई है। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे मतलब कि कमी कहाँ पे आई है, इंडोनेशिया में 2021 से 22 के वनों की कटाई में 8.4% की कमी आई है। ब्राजील में अमेजन में 2023 में वनों की कटाई में 50% तक कमी आई है, ध्यान रखिएगा। और 2000 से 2010 और 2010 से 2020 की अवधि के दौरान सकल वैश्विक मैनग्रोव हानि की दर 23% की कमी आई है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन और समुद्री स्तर पर वृद्धि के कारण चरम मौसम की घटनाओं मैनग्रोव के लिए खतरा पैदा करती है और स्थानीय समुदाय के आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। देखिए हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024। हरियाणा में पर्यावरणविदों ने परिस्थितियों मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हरित घोषणा पत्र 2024 जारी किया। तो क्वेश्चन आएगा कि हरित घोषणा पत्र 2024 को किसने जारी किया था, हरियाणा ने, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या अपनी तरह की पहली पहल हरियाणा के पर्यावरणविदों व परिस्थितिवादियों की नई नागरिक समाज के सदस्यों के साथ मिलकर एक हरित घोषणा पत्र बनाया गया है। अब देखिए अगर बात करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, 19 मार्च 2024 को स्विस संगठन IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी किया। तो क्वेश्चन पहले से यहाँ से बनेगा कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किसने जारी किया था, स्विस संगठन IQ एयर ने, ध्यान रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर ना भारत के, तो याद रखिएगा 100 गो शहर प्रदूषित है, जिसमें से 83 शहर तो अपना भारत का ही है। तो बहुत ही खराब रिपोर्ट है, सुनिएगा। अगर वार्षिक PM
2.5 सांद्रता के आधार पर भारत में सबसे प्रदूषित देशों में तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान तीसरा है, जबकि बांग्लादेश सांद्रता के साथ पहले स्थान पर है, ठीक है ना। और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर, भारत का स्थान क्या है, तीसरा। तो पहले स्थान पर भारत है प्रदूषित शहर में, दूसरे स्थान पर क्या बांग्लादेश, और तीसरे पर कौन है, पाकिस्तान है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वर्ष 2023 में भारत की औसत PM 2.5 सांद्रता 54.4 रही है, वर्ष 2022 में 53.3 EFG पर MQ थी, ठीक है। देखिए, भारत के बिहार में स्थित बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया। तो क्वेश्चन आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के बिहार में स्थित बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है। अब देखिए, दिल्ली वर्ष 2018 में लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से बनेगा, ठीक है। 2023 में दिल्ली की औसत PM 2.5 सांद्रता 102.15 EFG पर MQ रही, बल्कि वर्ष 2022 में औसत PM 2.5 सांद्रता 92.6 EFG पर MQ थी। देखिए, वर्ष 2023 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 134 देश शामिल है, जबकि वर्ष 2022 में 131 देश ही शामिल थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 विश्व मौसम विज्ञान संगठन। देखिए, 19 मार्च 2024 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2023 तक अभी तक का सबसे गर्म वर्ष है। तो क्वेश्चन आएगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि कौन सा ईयर जो है वह सबसे गर्म वर्ष रहा 2023, ठीक है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस में पहले जारी किया गया कि प्रत्येक वर्ष 2023 मार्च को बनाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक मार्च कब मनाए जाएंगे, तो 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। 22 मार्च को याद रखिएगा, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अनेक संकेतकों कई रिकॉर्ड टूटे हैं, जैसे में देखिएगा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के स्तर पर CHG के वातावरण को अभूतपूर्व वृद्धि पृथ्वी के तेजी से गर्म होने का मुख्य कारण है। और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी GHG गैसों ग्लोबल वार्मिंग में अधिक योगदान करती है। अब देखिए, सतह का तापमान वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर सतह का तापमान वर्ष 1850 से 1900 के औसत से 1.45 से 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था, ठीक है ना। अब देखिए, महासागरीय तापमान की बात करते हैं। महासागरों ने वर्ष 1971 के बाद GHG द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त वार्मिंग का लगभग 90% अवशोषित किया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में महासागर उसमें तत्वों की वृद्धि 65% वर्षों में उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। समुद्र पर स्तर में वृद्धि, देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि के कारण वर्ष 2023 में पृथ्वी पर स्थित वैश्विक महासागरों की दैनिक समुद्री हीट वेव 32% देखा गया है। वर्ष 2016 में रिकॉर्ड किए गए 23% थे, ध्यान रखें 23% से ऊपर है। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का क्षेत्रफल की कमी, देखिए फरवरी 2023 में अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के क्षेत्रफल में 1.79 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 1979 के बाद सर्वाधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लेशियर का पिघलना, देखिए हाइड्रोलॉजिकल वर्ष 2022-2023 में ग्लेशियर के बर्फ में बहुत गिरावट दर्ज की गई है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में ग्लेशियर विशेष रूप से प्रभावित हुए। WMO की इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर का वार्षिक द्रव्यमान संतुलन वर्ष 2022-23 के नए निम्नतम स्तर पर 1.2 मीटर पानी के समकक्ष तक कम हो गया है। अब देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में सुनिएगा। WMO मौसम विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 23 मार्च 1950 को होता है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का गठन हुआ था 23 मार्च 1950 को और WMO कन्वेंशन द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान कन्वेंशन द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, भारत में तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट 2024 सुनिएगा। 29 फरवरी 2024 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया। देखिएगा, इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से तैयार किया गया है। यह सर्वेक्षण भारत में 20 राज्यों में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों में, 20 राज्यों में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के तेंदुआ की संख्या वर्ष 2018 से 2022 के मध्य 8% की वृद्धि हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे कि वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के मध्य में तेंदुआ की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई, तो 8% की, ठीक है। भारत तेंदुआ की संख्या 2018 में 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई है। तो ये बन सकता है, एक बार डेटा देख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है, सबसे अधिक जो संख्या दर्ज की गई तेंदुआ का मध्य प्रदेश में 3,907। ये क्वेश्चन बनेगा किस राज्य में है, ठीक है। इसमें भारत के लगभग 70% बाघ अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र को ध्यान केंद्रित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के दौरान प्रति वर्ष 1.08 वर्ष की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। कितने मतलब कि कितने वृद्धि हुई, तो 1.08% की वृद्धि हुई है 2018 से 2022 तक, ठीक है।
और देखिए 1000 से अधिक तेंदुआ की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। मतलब सबसे ज़्यादा जो आपके जो तेंदुआ है वो मध्य प्रदेश में, उसका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश में 3907, महाराष्ट्र में 1985 और कर्नाटक में 1879 और तमिलनाडु में 1070। भारत में सुनिएगा ध्यान से कि भारत में हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण, सुनिएगा, भारतीय वन्यजीव संस्था ने देश में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना की, जिसमें से रिपोर्ट केंद्रित पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने 30 जनवरी 2024 को जारी किया था। ठीक है, अब देखिए इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल 718 हिम तेंदुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि हिम तेंदुआ के भारत में कितने हैं, तो 718। सबसे ज़्यादा कहाँ है, लद्दाख में, सबसे कम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हिम तेंदुआ में वृद्धि हुई है। अब देखिए देश में हिम तेंदुआ की संख्या लद्दाख में, देखिए 400, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देश में हिम तेंदुआ का जो रिपोर्ट आया था ये पहली बार आया है, और ये हिम तेंदुआ की संख्या सबसे ज़्यादा लद्दाख में कितना, 477। उत्तराखंड में है 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। सबसे कम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, सबसे अधिक है 477 है लद्दाख में। लेकिन याद रखिए अगर राज्य पूछे ना कि किस राज्य, तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे, अगर राज्य पूछे तो उत्तराखंड में 124 है। और देखिए यह वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक के 2 चरणों में किया गया था। वर्तमान में भारतीय हिम तेंदुआ की संख्या वैश्विक आबादी का 10 से 15% है। देखिए हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम, ये क्वेश्चन आया था, पैंथेरा अंसिया, याद रखिए पैंथेरा अंसिया है हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम। ठीक है ना, अ घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, अर्थात पहाड़ों का भूत कहा जाता है हिम तेंदुआ का। ये भी क्वेश्चन आता है कि घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स या पहाड़ों का भूत किसे कहा जाता है, तो हिम तेंदुआ का कहा जाता है। ठीक है ना, ये एशिया के मध्य और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर तक पाए जाते हैं। भारत, नेपाल में पाया जाता है, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि में पाया जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। इसे हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, लद्दाख में है, और हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट, सुनिएगा ध्यान से। जुलाई 2024 में केरल सरकार द्वारा जारी केरल के हाथी आबादी अनुमान 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 23 के बीच में हाथियों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मतलब केरल में अभी वृद्धि हुई है हाथी की मृत्यु दर में, और केरल में इस अधिनियम 1845 हाथियों की मौत दर्ज की गई। तो क्वेश्चन आएगा कि कितने हाथियों की केरल में मौत हुई, तो 845 हाथियों की मौत हुई है। यह केरल में हाथियों की आबादी और वार्षिक सर्वेक्षण है, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में समन्वय अंतर राज्य के सर्वेक्षण का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि राज्य की सीमाओं के पार बढ़ते मानव हाथी संघर्ष के समस्या का समाधान करना होता है। अब देखिए इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में केरल राज्य में हाथियों की आबादी 1793 होने का अनुमान है। तो क्वेश्चन आएगा कि 2024 में केरल राज्य में हाथियों का अनुमान 1793 होने का अनुमान है, और जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% कम है। देखिए विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन, सुनिएगा, हाल ही में विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन ने दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता 6 महीने के लिए निलंबित कर दी है। तो क्वेश्चन आएगा कि विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता को कितने महीनों के लिए रद्द कर दिया, तो 6 महीनों के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता निलंबित किए जाने का अर्थ है कि वह WAZA द्वारा आयोजित सम्मेलनों में गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए कि अफ्रीका हाथी संकट के कल्याण के संबंधित चिंताओं के कारण निलंबित की गई है। अफ्रीका हाथी संकट को वर्ष 1996 में जिम्बाब्वे द्वारा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल वर्मा को उपहार में दिया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल वर्मा, जिन्हें उपहार के रूप में एक हाथी दिया गया था, वो अफ्रीकी हाथी शंकर दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम के बारे में। तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर चिड़ियाघरों के लिए मानक तय करता है। वर्ष 1935 में स्थापित WAZA का लक्ष्य दुनिया भर में, तो क्वेश्चन आएगा कि WAZA का लक्ष्य मतलब स्थापना कब हुआ, तो 1935 में, और दुनिया भर में चिड़ियाघर, एक्वेरियम और समान विचारधाराओं वाले संगठनों को पशु देखभाल एवं कल्याण, पर्यावरण, शिक्षा व वैश्विक संरक्षण में मार्गदर्शन को प्रोत्साहन और समर्थन देना होता है। सुनिएगा कि सौर तूफान का पृथ्वी पर प्रभाव। नासा के वैज्ञानिक ने आने वाले दिनों में एक बड़े सौर तूफान के बारे में चेतावनी जारी की है। सुनिएगा क्या है, पृथ्वी की ओर निर्देशित होने वाला सौर तूफान को भूचुंबकीय तूफान के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन है कि भूचुंबकीय तूफान के रूप में किसे जाना जाता है, सौर तूफान को। देखिए इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 में एक शक्तिशाली और सौर तूफान ने पृथ्वी को प्रभावित किया था। अब देखिए सौर तूफान परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में एक अरोरा दिखाई पड़ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि लिटिल प्रेस्पा झील अल्बानिया एवं ग्रीक की सीमा पर स्थित स्वच्छ पानी की एक झील है। याद रखिए क्वेश्चन आएगा कि स्वच्छ पानी की झील जो कहाँ पे है, तो अल्बानिया एवं ग्रीक की सीमा पर स्थित है। स्मॉल पेस्पा झील पानी की कमी के चलते दलदली झील में परिवर्तित हो रही है। अल्बानिया में इसका अधिकांश हिस्सा या तो दलदल में तब्दील हो गया है या सूख गया है।
ठीक है। और इसका अधिकांश हिस्सा ग्रीक में स्थित है और इसका दक्षिणी सिरा अल्बानिया में स्थित है। यह एक लंबी एवं संकरी झील है जो इसकी औसत ऊंचाई गहराई कितनी है तो 4 मीटर है। यह यूरोप की सबसे पुरानी टेक्टोनिक या अभिवर्तनिक झीलों में से एक है। तो क्वेश्चन आएगा कि यूरोप की सबसे पुरानी और टेक्टोनिक झील कौन है, तो याद रखिएगा इसका झील का नाम है लिटिल पेशवा झील, ठीक है ना। और याद रखिएगा, और यह एक बाल्कन प्रायद्वीपीय की सर्वोच्च विवर्तनीय झील भी है। आगे देखिए मेस्टोडॉन, सुनिएगा ध्यान से कि शोधकर्ताओं ने पेरू के एंडीज पर्वतमाला में हिमयुग के मेस्टोडॉन के अवशेष की खोज की है। तो याद रखिए क्वेश्चन आएगा कि पेरू के एंडीज पर्वतमाला में किस पर्वतमाला में हिमयुग के मेस्टोडॉन के अवशेष की खोज की गई है, तो याद रखिए एंडीज पर्वतमाला में, ठीक है। देखिए मेस्टोडॉन के बारे में, तो मेस्टोडॉन विशाल दांतों वाली हाथी नुमा एक स्तनधारी जीव था जो लगभग 11,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गया था। कितना, 11,000 वर्ष पूर्व। याद रखिए यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं मध्य अमेरिका में निवास करता था। यह हाथी एवं प्राचीन मैमथ जैसे दिखते थे और किंतु इनके रहन सहन में अत्यधिक अंतर था। हाथी एवं मैमथ के दांत चपटे होते थे, उनके वह घास फूस पीसे थे और मैस्टोडॉन के दांतों के एक उभरा हिस्सा होता था जिस पर वे पत्तियों एवं टहनियों को अधिक आसानी से चबा सकते थे। 200 हाथियों को मारेगा जिम्बाब्वे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। देखिए हाल ही में ना भूख से पीड़ित लोगों ने भोजन खिलाने के लिए ना जिम्बाब्वे की वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया था। किसने 200 हाथियों को मारने का निर्णय, तो जिम्बाब्वे ने, ठीक है। देखिए जिम्बाब्वे ने भयानक सूखा पड़ा है जिसके कारण से खाने के लिए फसलें मतलब नहीं बची है। जिम्बाब्वे की वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी के अनुसार हाथियों को मारने का एक कारण उनकी आबादी को कंट्रोल करना है, ठीक है। और जिम्बाब्वे के जंगलों में 55,000 हाथियों को संभालने की क्षमता है, लेकिन इस समय यहाँ हाथियों की संख्या 84,000 से अधिक है, 84,000 से अधिक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए नामीबिया में सूखा संकट और जानवरों को मारने का आदेश। देखिए नामीबिया सरकार ने देश में भूखा पीड़ित लोगों को भोजन यानी कि मांस उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न खदानों, पार्कों के हाथियों एवं दरियाई घोड़े सहित 700 से अधिक जंगली जानवरों को मारने की स्वीकृति प्रदान की है। अब देखिए इन पार्कों में नाबीब नेक्लुप्ट उद्यान, मंगेती राष्ट्रीय उद्यान, बाबला बाटा राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमु राष्ट्रीय उद्यान और नकासा रूपारा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। तो क्वेश्चन आएगा ये कहाँ है, तो नामीबिया में, ठीक है। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये जिम्बाब्वे में, सॉरी ये कहाँ है, तो जिम्बाब्वे में। आगे है आपका कि नामीबिया में 24,000 हाथियों सहित महत्वपूर्ण संख्या में वन्यजीव जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। यह शुष्क दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र 100 वर्षों से सर्वाधिक सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूखे के परिणाम स्वरूप देश के लगभग 84% खाद्य भंडार समाप्त हो चुके हैं और 2.5 मिलियन जनसंख्या में लगभग आधे लोग को जुलाई 2024 से सितंबर 2024 के दौरान उच्च स्तर की खाद्य सुरक्षा का सामना पड़ रहा है उसका। देखिए स्वीडन में बूढ़े भालुओं की हत्या, सुनिएगा अगस्त 2024 में स्वीडन ने अपने शिकार सत्र के तहत लगभग 500 बूढ़े भालुओं को मारने की योजना बनाई है। और ये बूढ़े भालू सर्वाहारी होते हैं, लगभग हर पौष्टिक चीज़ को ये खा जाते हैं और ये रेगिस्तान के किनारों से लेकर उच्च पर्वतीय जंगलों, बर्फ के मैदानों तक में रहते हैं और ये 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पैरों के तलवों पर चल सकते हैं और मनुष्य की तरह अपने हाथों से चीज़ें उठा सकते हैं। अब देखिएगा कि मृष्टिका दलदली पवित्र उपवन, सुनिएगा मृष्टिका। देखिए हाल ही में गोवा महाराष्ट्र सीमा के कुछ किलोमीटर दूर शोधकर्ताओं ने कुरुम्बौल में एक पवित्र उपवन मृष्टिका दलदली वन की खोज की है। ध्यान से सुनिएगा, तो गोवा महाराष्ट्र सीमा पर क्या है, मृष्टिका दलदली वन की खोज की जिसे स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह मीठे पानी की दलदली वन है और एक प्रकार का जो प्रमुख रूप से मृष्टिका की प्रजातियों से बना था। किस प्रकार की झील है, तो मीठे पानी की दलदली झील है। देखिए मृष्टिका कर्नाटक एवं केरल में पाई जाने वाली पौधे की एक प्रजाति है। तो क्वेश्चन आएगा कि मृष्टिका जो है कहाँ पाए थे, कर्नाटक एवं केरल में पाए जाने वाले एक पौधे की प्रजाति है जिसे आईएनओ की लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह पौधा सदाबहार जंगलों एवं नदियों के किनारे में दलदली आवासों में उगता है। देखिए रामसर स्थलों की सूची में भारत का 3 और स्थल शामिल है। सुनिएगा ध्यान से, रामसर स्थल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगस्त 2024 में, सुनिएगा अगस्त 2024 में रामसर स्थलों की सूची में भारत में 3 और स्थल शामिल किए गए हैं। अगस्त 2024 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें तमिलनाडु के गंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, तो क्वेश्चन है कि गंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसका है कुजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में तवा जलाशय शामिल है, ठीक है ना। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 है। देखिए फिर से 2024 का डेटा के अनुसार है। अगर हम बात करते हैं 2025 के डेटा के अनुसार, सुनिएगा 2025 के डेटा के अनुसार अगर बात करते हैं रामसर स्थलों की संख्या ना 89 है 2025 के डेटा के अनुसार, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में 18, लेकिन 2025 के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में, लेकिन 20 रामसर स्थल साइट है, ठीक है। तो अपडेट मैं थोड़ा सा कर दिया हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये करंट अफेयर्स 1 साल का है, तो इसमें जो क्वेश्चन था इसमें मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ, ठीक है। तो 85 के यहाँ पे याद रखिएगा, 89 है, 85 भी याद रखिएगा 2024 के डेटा के अनुसार, 2025 में 89 है।
और भारत में रामसर स्थल की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में 18 नहीं 20, 20 याद रखिएगा कि 20 है, ठीक है। और इसका दूसरा किसका है, तो इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को भारत में बिहार में स्थित 2 पक्षीय अभ्यारण्यों नागी और नकटी को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सबसे पहले 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा कि 2024 को भारत के बिहार के 2 पक्षीय अभ्यारण्य, एक है नागी और नकटी, रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि दोनों मानव निर्मित जलाशय है जो बिहार के जमुई जिले में के साझा वन क्षेत्र में स्थित है। उनके जलग्रहण क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन है जो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। रामसर साइट के बारे में सुनिएगा। रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व माना जाता है, जिसे द कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिस पर 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के तत्वावधान रामसर ईरान में हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्वेश्चन आएगा कि इसको कब हस्ताक्षर किए गए थे, 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के द्वारा ईरान में। एक ईरान में रामसर शहर है वहाँ पे, ठीक है। देखिए, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला ऐतिहासिक कदम उठाया जो प्रदेश की परिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला अनूठा कदम है। और इसके साथ ही उत्तराखंड ऐसी अग्रणी प्रयास शुरू किया करने मतलब वाला भारतीय राज्य की भी बन गया जो जीईपी सूचकांक हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें 4 जरूरी तत्वों को शामिल किया गया, जिसमें वायु, जल, वन और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर राज्य के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। जीईपी 2020 से 2022 तक सापेक्ष डेटा के माध्यम से 0.9% की वृद्धि को दर्शाता है, जो विस्तार के साथ अनुकूलन पर्यावरण रुझानों को संकेत देता है। देखिए जीईपी, अगर आगे देखते हैं कावेरी नदी जल विवाद, ये देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा कि देखिए 15 जुलाई 2024 को दक्षिण भारत में 2 पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु। तो क्वेश्चन आएगा कि कावेरी जल विवाद किस राज्य में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु फिर से कावेरी नदी जल के लिए लड़ पड़े हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जहां निर्णय लिया गया कि राज्य नदी का पानी तभी साझा करेगा जब कर्नाटक में बारिश होगी। तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पेज नंबर 96 से लेके 100 तक कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा, आप लोग की डिमांड पे मैं आज ही आप लोग के लिए जो वीडियो है मैं अपलोड किया हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट रहे तो चैनल जरूर ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन है कि इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।